नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में। भारत माता के इन महान सपूत की योग्यता और क्षमता का उपयोग सरकार एक और महत्वपूर्ण मामले में करने जा रही है। यह मामला ऐसा है कि कब कौन इसकी चपेट में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इसे लेकर चिंतित है। अजीत डोभाल ने कई बार बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत राष्ट्र को दी है। अजीत डोभाल यानी वो शख्सियत जिसने मुस्लिम युवक बनकर 7 साल पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी की। अजीत डोभाल यानी वो व्यक्तित्व जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से ठीक पहले एक मुस्लिम रिक्शा वाला बनकर स्वर्ण मंदिर में पहुंच गए थे और जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों को विश्वास दिला दिया था कि उनकी सहायता के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें भेजा है। और इस तरह से अजीत डोभाल ने खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच रहकर उनकी संख्या और ताकत की जानकारी बाहर भेजी। अजीत डोभाल यानी वो पर्सनैलिटी जिनकी प्लानिंग के मुताबिक भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर 50 आतंकवादियों को मार गिराया था। अजीत डोभाल यानी वो हस्ती जिसने पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी रणनीति तय की और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों समेत उनके तमाम कैंप नष्ट कर दिए थे। इस तरह की ना जाने कितनी उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जल्द ही उनके नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। इस बार भारत सरकार अजीत डोभाल की योग्यता और सेवा का लाभ किस तरह लेगी, उसे बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इन महान देशभक्त अजीत डोभाल के जीवन पर। इस संबंध में हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले देखते हैं वो रिपोर्ट। 31 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने अजीत डोभाल का जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनकी पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई है। केरल के 1968 बैच के IPS डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से जुड़ गए थे। सिर्फ भारत के लिए काम करने की इच्छा शक्ति के कारण अजीत डोभाल ने इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी सबका दिल जीता है। पढ़ाई से लेकर 37 साल के जासूसी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की हैं और कई बार अपनी कुशलता और क्षमता से देश के दुश्मनों को घुटने पर ला दिया। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। डोभाल कई सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने जासूसी की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा है। वह 2005 में IB के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी है। वह मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। अजीत डोभाल के काम करने का तरीका ऐसा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों को हर बार चकमा दिया है। खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में जीत के नायक बने। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। दोस्तों, पुरानी जिम्मेदारियों के साथ साथ जो नई जिम्मेदारी अजीत डोभाल को दी जाने वाली है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के लोग भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। संघ के कुछ चुनिंदा लोग ऐसे सेवानिवृत्त देशभक्त IPS, IAS और IRS अधिकारियों को खोज रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल बिना किसी दाग धब्बे के पूरा किया हो और अजीत डोभाल की तरह सिर्फ राष्ट्र की सेवा ही जिनका लक्ष्य रहा हो। ऐसे अधिकारियों की एक टीम पूरे देश में तैयार की जाएगी। एक विशेष कार्य के लिए इन रिटायर्ड अधिकारियों को ट्रेनिंग अजीत डोभाल द्वारा दी जाएगी और वो ही इस टीम की मॉनिटरिंग भी करेंगे। रिटायर्ड अधिकारियों की टीम अजीत डोभाल के नेतृत्व में क्या भूमिका निभाएगी उसको जानने से पहले आइए कुछ और चर्चा करते हैं भारत माता के सपूत अजीत डोभाल के बारे में।
मित्रों, आज के समय में सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि आप सही को सही और गलत को गलत कह दें। अजीत डोभाल सही को सही और गलत को गलत कहने से कोई परहेज कभी नहीं करते। वो खामोशी के साथ जासूसी करने और बिना किसी शोर शराबे के देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए जितने मशहूर हैं, उतने ही मशहूर वो सच बोलने को लेकर भी हैं। सच से भरे उनके कुछ बयानों को लेकर विपक्ष अक्सर तिलमिलाया रहता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे होने और उस पद की गरिमा के अनुरूप देश के लिए उपलब्धियां हासिल करने वाले अजीत डोभाल को भी विपक्ष राजनीतिक तौर पर निशाना बनाने से नहीं चूकता है। 17 जून 2023 को राजधानी दिल्ली में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में अजीत डोभाल ने ऐसी बात कही कि कांग्रेस नेता बेचैन हो गए। डोभाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आजादी के वक्त होते तो भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर दुस्साहस दिखाया और गांधी को चुनौती देने जैसा दुर्गम काम भी किया, लेकिन गांधी अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और जब वे कांग्रेस से बाहर आए तब उन्होंने नए सिरे से अपना संघर्ष शुरू किया। मित्रों, आइए देखते हैं क्या कहा था अजीत डोभाल ने और साथ ही ये भी देखेगा कि किस अंदाज में कहा था। India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose. His leadership was of a different style. There was a doctrine which even Churchill used to say that, well, India is like equator. So if you walk over the equator, you don't know that you're walking over the equator. He says there's nothing as India. India is a reality and India will be a reality. The idea that came to his mind, I'll fight the British. कांग्रेस नेताओं की तिलमिलाहट का कारण शायद यही था कि डोभाल ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे करोड़ों भारतवासी सच मानते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसे हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्या नई जिम्मेदारी अजीत डोभाल के कंधों पर आ रही है। ये जिम्मेदारी है नकली आधार कार्ड और पहचान पत्र आदि को बनने से रोककर बांग्लादेश आदि देशों के नागरिकों के भारत में रहने पर रोक लगाने की। न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों के भी नागरिक बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। कई स्थानों पर ये लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। बांग्लादेश के ऐसे नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों नकली आधार कार्ड के आधार पर भारत में रहने के मामले पकड़े भी गए थे। कर्नाटक में भी ऐसे मामले सामने आए और तो और देश की राजधानी दिल्ली में भी अक्सर अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक पकड़े जाते हैं। केरल में भी नकली आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाना आसान होता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के कंधों पर आ रही है। इसके साथ ही बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने पर भी अजीत डोभाल ध्यान देंगे। मित्रों, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। इस पर नियंत्रण न लग पाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति हजारों किलोमीटर की दूरी से भी आपको ठग सकता है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। इस पर नियंत्रण न लग पाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति हजारों किलोमीटर की दूरी से भी आपको ठग सकता है, छल सकता है। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होने लगी है, साइबर क्राइम का खतरा कई गुना बढ़ जाने की आशंका भी पैदा हो गई है। ये तो प्रत्येक बड़े जनपद में पुलिस के साइबर सेल खुले हुए हैं, लेकिन वो कितने सफल हो पा रहे हैं इससे हम सब भलीभांति परिचित हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पुलिस कर्मियों को उनकी नियमित ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की विशेष ट्रेनिंग देने की कोई सटीक व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। इसलिए सरकार ने सोचा है कि मौजूदा सरकारी व्यवस्था के साथ साथ रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईआरएस देशभक्त अधिकारियों का दिमाग भी साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसे लोगों की टीम देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगुवाई में काम करेगी। फिलहाल आरएसएस के चुनिंदा लोगों के माध्यम से ऐसे अधिकारियों को छांटा जा रहा है।
आरएसएस के पदाधिकारियों की मदद इसलिए ली जा रही है ताकि सही और ईमानदार अधिकारियों की टीम बनाई जा सके। पिछले दिनों खुद अजीत डोभाल ने दक्षिण अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हुए सम्मेलन में इसके खतरों के प्रति आगाह किया है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पिछले दिनों फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक के दौरान डोभाल ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय के साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इससे निपटने के लिए सरकारों को साझा प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साइबर अपराधियों और आतंकियों के बीच रिश्ते जगजाहिर हैं। डोभाल ने साफ कहा कि विध्वंसकारी तकनीकों के साथ एआई भविष्य में साइबर खतरों की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देगी। डोभाल ने साइबर सिक्योरिटी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। मित्रों, एआई के जरिए क्या कमाल हो सकता है, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। एक चैनल पर एक एआई एंकर डोभाल से जुड़ी इस खबर के बारे में बता रही है। एआई एंकर यानी जो है नहीं लेकिन नजर आ रही है और बोल भी रही है। आप खुद देखिएगा। मैं एआई एंकर सना आपको बताऊंगी एआई वर्ल्ड के बड़े अपडेट्स के बारे में। भारत के एनएसए अजित डोभाल ने एआई और बिग डेटा टेक्नोलॉजी को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। डोभाल ने जोहानिसबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में इन तकनीकों को लेकर अपने विचार जाहिर किए। उन्होंने कहा कि एआई, बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजी आने से साइबर खतरे तेजी से बढ़ेंगे। डोभाल से पहले भारत के चीफ जस्टिस भी एआई के दुरुपयोग पर चिंता जता चुके हैं। 22 जुलाई को आईआईटी मद्रास के कॉन्वोकेशन में छात्रों के बीच उन्होंने ये राय रखी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और समय के साथ कई बड़े बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का साफ मत है कि एआई तकनीक दुनिया भर के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। इस तकनीक से प्रत्येक नागरिक को खतरा पैदा हो रहा है। यदि आप स्मार्टफोन या इंटरनेट यूजर हैं तो खतरा आपके ऊपर भी मंडरा रहा है। दरअसल एआई तकनीक में दूसरे अनेक फीचर्स होने के साथ ही किसी भी महिला अथवा पुरुष की आवाज में हूबहू बात करने का फीचर भी मौजूद है। और तो और एआई के द्वारा किसी भी महिला अथवा पुरुष की शक्ल में वीडियो भी बनाई जा सकती है। कभी आपके किसी रिश्तेदार की आवाज में आपके पास फोन अथवा मैसेज आ सकता है। इस फोन या मैसेज के द्वारा आप किसी भी समय ठगी के शिकार हो सकते हैं। देश में इन दिनों एआई के द्वारा साइबर ठगी का धंधा खूब चल रहा है। साइबर क्राइम रोकने के काम में लगे हुए तमाम अधिकारी कर्मचारी एआई के माध्यम से होने वाली ठगी को रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस बड़ी चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी भी अब अजीत डोभाल को दी जा रही है। उनके साथ सहयोग के लिए पूरे देश में रिटायर्ड अधिकारियों की टीम तैयार की जा रही है। मित्रों, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इस संबंध में आपको भी सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले यानी आपसे अनुमति लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह की सावधानी जरूरी है। इस विषय में साइबर क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार एआई से ठगी आपके सगे संबंधी, मित्र अथवा रिश्तेदारों, परिजनों के नाम पर की जा सकती है। इस एआई तकनीक में एक टूल वॉइस क्लोनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये टूल किसी की भी आवाज की हुबहू वॉइस क्लोनिंग यानी आवाज की नकल कर सकता है। ये आपकी आवाज इतने बेहतरीन ढंग से नकल करता है कि आवाज सुनकर आपको भी लगेगा कि सचमुच ये आपकी ही आवाज है। इस वॉइस क्लोनिंग टूल का फायदा उठाकर साइबर ठगी करने वाले ठग अपना काम बखूबी निभाते रहते हैं। इस ठगी को करने के लिए साइबर क्रिमिनल सबसे पहले किसी शख्स को ठगी के लिए चुनते हैं। उसके बाद उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखते हैं और उसके किसी ऑडियो या वीडियो को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद एआई की वॉइस क्लोनिंग टूल की मदद से उसकी आवाज क्लोन करते हैं। फिर उसके परिचित को उसकी आवाज में फोन कर बताया जाता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी इमरजेंसी स्थिति बताकर ठगी की जा सकती है। एआई के माध्यम से किसी की भी आवाज की नकल करने के लिए सिर्फ 3 से 5 सेकंड का वीडियो चाहिए, जो कि सोशल मीडिया के इस जमाने में बहुत ही आसानी से फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर मिल जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की लीडरशिप में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लग सकेगा और हम और आप सुरक्षित रह सकेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। नमस्कार।